हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी देर के हम लोग नया एपिसोड शुरू करते हैं। हम एक पार्क में हैं जहां दो बच्चे एक सैंडल कैस्टल बना रहे हैं। लड़का उनका काम देखते हुए कहता है कि ये सही नहीं लग रहा। वो बोलता है कि ये वैसे नहीं है जैसे उसने सोचा था, और लड़की उस पर हंसने लगती है। तभी एक बड़ा लड़का आता है और उन दोनों के सैंड कैस्टल पर पैर रखकर उसे तोड़ देता है। उन्हें चिढ़ाते हुए कैस्टल तोड़ने के बाद वो दोनों बच्चों से कहता है कि कहीं और चले जाओ, जिसकी वजह से लड़की अपने टूटे काम को देखकर रोने लगती है। फिर जो लड़का उसके साथ था वो उठकर उस बुली का सामना करने लगता है। हमारा प्रोटोगनिस्ट उस बुली से कहता है कि अपना पैर सैंड कैस्टल से हटा लो, पर यह सुनकर बुली गुस्से में उसे पूछता है कि वो क्या बोल रहा है। लड़का गुस्से में अपनी बात दोहराता है, अपना पैर हटा लो। प्रोटोगनिस्ट के चेहरे को देखकर बुली थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन दिखाने की कोशिश करता है कि वो सीरियस है। उसी वक्त एक पैर बुली के सामने शैडो की तरह आता है और एक एक्रोबैटिक मूव में प्रोटोगनिस्ट उसके चेहरे पर एक किक मार देता है। इस किक के कारण बुली जोर से गिर जाता है और प्रोटोगनिस्ट अटैक के लिए तैयार खड़ा रहता है। बुली धीरे धीरे उठता है, अपनी नाक साफ करता है और देखता है कि उसके नाक से खून निकल रहा है। ये देखकर वो और भी गुस्सा हो जाता है, लेकिन रिटेलिएशन के वजह वो रोने लगता है और मदद मांगता है। इससे प्रोटोगनिस्ट सरप्राइज हो जाता है, जबकि उसका दोस्त उसके पीछे छुप जाता है। कुछ देर बाद बुली वापस आता है अपनी नाक पर बैंडेज लगाकर, और अपने बड़े भाई के साथ वो पूछता है कि क्या प्रोटोगनिस्ट ने उसे मारा था। प्रोटोगनिस्ट बस उसे उसके बड़े भाई को सीरियसली देखता है बिना कोई वजह दिए। ये देखकर बड़े भाई को गुस्सा आता है। बड़े भाई प्रोटोगनिस्ट को बात करने के लिए फोर्स करता है, लेकिन वो बस उनकी हर मूव को डॉस कर लेता है। ये उन्हें और इरिटेट कर देता है। फिर जब प्रोटोगनिस्ट एक गैप देखता है तो वो बड़े भाई के लेग्स के बीच में एक किक मार देता है, जिसे छोटा बुली घबरा जाता है। उस वक्त छोटा बुली प्रोटोगनिस्ट से शिकायत करता है कि उसने उसके भाई के साथ ऐसा क्यों किया। प्रोटोगनिस्ट कामली बोलता है कि ये सब उसने बिना मार्शल आर्ट सीखे किया है। वो हमेशा से एक ट्रबल मेकर रहा है। बचपन की उन लड़कियों की उसे कभी परवाह नहीं थी, लेकिन याद है कि ये तभी प्रॉब्लम बन गया जब वो बड़ा हो गया। कुछ साल बाद प्रोटोगनिस्ट मून एलिमेंट्री स्कूल के 5th में पढ़ रहा था। एक दिन स्कूल जाते वक्त उसे एक ग्रुप हाई स्कूलर ने गली में बुलाया। एक हाई स्कूलर उसे एक फेवर करने को कहता है, अपने चेहरे पर एक सस्पिशियस एक्सप्रेशन के साथ। फिर वो अपना हाथ प्रोटोगनिस्ट के शोल्डर पर रखता है, बोलता है कि वो भी कभी मून एलिमेंट्री का स्टूडेंट था। उसके बाद वो प्रोटोगनिस्ट को धक्का देते हुए गली में ले जाता है जहां उसके दोस्तों का ग्रुप था। उसका एक दोस्त मजाक उड़ाता है कि ऑस्टिन हाई स्कूलर के पास लोगों को फंसाने का एक अलग टैलेंट है। वही ग्रुप की एक लड़की ऑस्टिन से बोलती है कि जल्दी करो। ऑस्टिन प्रोटोगनिस्ट को और भी सस्पिशियस नज़र से देखता है और पूछता है कि क्या वो उनकी हेल्प करेगा। प्रोटोगनिस्ट उसे सीधा पूछता है कि वो लोग क्या चाहते हैं। ये सवाल सुनकर ऑस्टिन इरिटेट हो जाता है और कहता है कि अपने पैसे दे दो। प्रोटोगनिस्ट बोलता है कि हाई स्कूलर इतना गरीब है कि उन्हें बच्चों से पैसे मांगने की जरूरत पड़ती है। ये सुनकर ग्रुप ऑस्टिन का मजाक उड़ाने लगता है, कहकर कि लड़का ऑस्टिन तो गुस्सा दिलाने में एक्सपर्ट है। ऑस्टिन अपना पेशेंस खो देता है और अकेला ही प्रोटोगनिस्ट से निपटने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटोगनिस्ट दिखाता है कि उसे ऐसे लोगों से कैसे डील करना चाहिए। वो ऑस्टिन के अटैक को डॉस करता है और ये देखकर ग्रुप उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं। ग्रुप की लड़की बोलती है कि वो प्रोटोगनिस्ट के लिए चीयर कर रही है। ये देखकर ऑस्टिन के दोस्तों को लगता है कि ये ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए वो भी ऑस्टिन की मदद करने
आते हैं। इस बीच प्रोटोगेनिस्ट ऑस्टिन के चीन पर एक नी मार देता है जिसे ऑस्टिन गिर जाता है। प्रोटोगेनिस्ट फिर ग्रुप के बाकी लोगों का रिएक्शन देखने के लिए उनका सामना करता है। तब एक दूसरा लड़का आगे आता है और एक पंच उसके चेहरे पर मार देता है जिसे प्रोटोगेनिस्ट जोर से जमीन पर गिरता है। इम्पैक्ट के साथ उसे घसीटा जाता है। दूसरे हाई स्कूलर इरिटेट हो जाता है और प्रोटोगेनिस्ट को सबक सिखाने की सोचता है, लेकिन प्रोटोगेनिस्ट कहता है कि उसे कभी डर नहीं महसूस किया, ना ही कभी सोचा कि उसके एक्शंस के बाद क्या होगा। उसने जमीन से एक ईंट उठाई और बोला कि उसे पता है कि कैसे रिएक्ट करना है। उसने वो ईंट उठाकर हाई स्कूलर के सर पर जोर से मार दी। 2 लोग गिर चुके होते हैं और बाकी ग्रुप बस प्रोटोगेनिस्ट को देखते रह जाते हैं। बिना कुछ बोले उनका लीडर ऑस्टिन, जिसके बारे में उन्हें यकीन था कि वो स्कूल का लीडर बनेगा, सर से खून बहते हुए बेचारे अनकॉन्शियसनेस पड़ गया था। ये देखकर बाकी लोग अपना गुस्सा खो देते हैं और बदले के लिए प्रोटोगेनिस्ट के पीछे आ जाते हैं, लेकिन प्रोटोगेनिस्ट ईंट पकड़कर उनके अगेंस्ट आगे बढ़ता है और कहता है कि उसे लगता है कि वो ऐसे ही पैदा हुआ है और वो कभी किसी फाइट में नहीं हारता। ग्रुप की लड़की शॉक में होती है जबकि उसके पास खड़ा एक लड़का कांप रहा होता है और मदद के लिए गुहार लगाता है। प्रोटोगेनिस्ट के अटैक से सब गिरते चले जाते हैं और उसकी ब्रेक खून से पूरी तरह से लथपथ हो चुकी होती है। जब प्रोटोगेनिस्ट उस लड़की की तरफ मुड़ता है ये देखने के लिए कि वो क्या करना चाहती है, तो वो उस पर एक डरावना नज़र डालता है। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर उसे पूछता है कि क्या वो सच में सीरियस है कि उसने ये सब किया, लेकिन लड़का चुप रहता है। ऑफिसर से कुछ कहने की जगह उसे इंतजार करने देता है। तभी एक औरत रूम में कोट पहने और हाँफते हुए आती है, अपने बेटे सेठ को बुलाती है। वो ऑफिसर से माफ़ी मांगती है और लेकिन ऑफिसर ऑकवर्डली कहता है कि सब ठीक है। इसके बाद वो दोनों बिना कुछ कहे पुलिस स्टेशन से चले जाते हैं। जब औरत अपने बेटे सेठ को देख रही होती है तो वो पूछती है कि क्या उसे चोट लगी है। सेठ सर हिलाकर ना में जवाब देता है। फिर वो झुकती है और सेठ से एक प्रॉमिस करने के लिए बोलती है जो उसे कंफ्यूज कर देता है। उसकी माँ सेठ से वादा करने को कहता है कि वो अब कभी किसी से लड़ाई नहीं करेगा। सेठ सर हिलाकर मान जाता है और कहता है कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है, क्योंकि वो उसकी माँ की आंखों में फिर भी कभी वो उदासी नहीं देखना चाहता। उसकी माँ उसका शुक्रिया अदा करती हैं, लेकिन सेठ को याद है कि उस वक्त उसे असली वजह का पता नहीं था जो उस उदासी के पीछे थी। वक्त बीता और सेठ हाई स्कूल पहुंचता है उसी डिटरमाइंड एक्सप्रेशन के साथ जो उस वक्त था। तभी एक लड़का फोर्स के साथ दरवाज़ा खोलता है और सेठ को बुलाता है। क्लियरली उसे लड़ाई के लिए तलाश रहा होता है। वो रूम में घुसकर सेठ की पीठ पर जोर से किक मार देता है और पूछता है कि क्या सेठ अपने आप को मजाक लगता है। उस किक के साथ सेठ दीवार पर टकरा जाता है। वो लड़का सेठ से कहता है कि बस उसकी बात मानो और अगर पैसे चाहिए तो किसी और से मांग लो। सेठ गुस्से से भर जाता है और रिटेलिएट करने के बारे में सोचता है, लेकिन वो रुक जाता है और सिर्फ माफ़ी मांग लेता है। फिर वो लड़का सेठ का सर जमीन पर धक्का देता है और कहता है कि ऐसे दोबारा मत करना। वो ये भी कहता है कि सेठ को अपने आप संभालना चाहिए, खासकर उसके आसपास अगर वो प्रॉब्लम्स नहीं चाहता। वार्निंग देने के बाद वो लड़का अपने दोस्तों के साथ रूम से निकल जाता है जो सेठ पर हंस रहे होते हैं। सेठ गुस्से से कांपता हुआ अपने हाथ बांध लेता है, लेकिन फिर एक गहरी सांस लेता है और बस बोलता है कि उसने ठीक किया जो रिएक्ट नहीं किया। घर पहुंचने पर उसकी माँ उसे ऑब्जर्व करती हैं और कुछ अनुमान लगाती हैं। वो एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं और उसे पूछती हैं कि स्कूल कैसा था। सेठ बस कहता है कि स्कूल ग्रेट था। फिर वो रेस्टोरेंट के बारे में पूछता है और उसकी माँ कहती है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। सेठ सोचता है कि उसके बस एक ही ख्वाहिश है, अपनी माँ के चेहरे पर हमेशा मुस्कान देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तभी एक काली गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने वाली गली में रुकती है। जब वो लोग देखने जाते हैं कि क्या हो रहा है
तो उन्हें कई गाड़ियां दिखाई देती हैं और कुछ आदमी उनमें से निकलते हैं। ये आदमी एक फ्यूरियल फोटो के साथ आते हैं और कहते हैं कि वो आदमी अब नहीं रहा जो उसकी माँ को झटका देता है। सेठ अपनी माँ को गिरते हुए देखकर घबरा जाता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। वो फोटो की तरफ देखता है और याद करता है कि उस दिन उनके साथ कुछ हुआ था। साल गुजरते हैं और हम ये हाई स्कूलर में देखते हैं जहां एक नए स्टूडेंट के बारे में अफवाहें होती हैं और सब उसके बारे में क्यूरियस होते हैं। जब वो स्टूडेंट क्लासरूम के पास आता है तो टीचर उसका जिक्र करता है और कहता है कि सब उसकी मदद करें। तभी वो स्टूडेंट क्लासरूम में आता है और अपना नाम सेठ कांग बताता है। लड़कियां उसकी तरफ देखती हैं और नोटिस करती हैं कि वो काफ़ी हैंडसम है। उनमें से एक लड़की को लगता है कि नाम को पहचानती है, लेकिन कंटिन्यू मरमर्स के वजह से टीचर इरिटेट हो जाता है और सबको चुप रहने के लिए कहता है। रूम के पिछले हिस्से में लड़के सेठ को मैलिशियस लॉदर के साथ ऑब्जर्व करते हैं। तभी एक लड़का कुछ नोटिस करता है और उसका दोस्त उसे पूछता है कि क्या हुआ। वो लड़का सेठ को पहचान लेता है और सोचता है कि एक बड़ी कोइंसिडेंस है। सेठ अपने आप को क्लास के सामने इंट्रोड्यूस करता है और टीचर उसे पीछे वाले एम्प्टी बेंच पर बैठने के लिए कहता है। सेठ अपनी डेस्क की तरफ बढ़ता है और स्पीकी हेयर लड़के के पास बैठता है जो सो रहा होता है। जैसे ही वो साइड में देखता है उसे वही मैलिशियस स्माइल के साथ एक लड़का घूरता हुआ दिखता है। सेठ एक फ्रेंडली स्माइल देने की कोशिश करता है क्योंकि वो उन्हें पहचान लेता है और याद करता है कि वो लड़का भी उसके हाई स्कूल में थे। ब्रेक के दौरान उनमें से एक लड़का सेठ के पास आता है और कहता है कि जब सेठ ट्रांसफ़र हो गया था तो उन्हें बुरा लगा। धीरे धीरे वो लड़के सेठ को घेरना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि उनका स्कूल ईयर ज़बरदस्त होने वाला है। सेठ एक स्माइल देता है जो उस लड़के को इरिटेट कर देती है। वो पूछता है कि क्या सेठ उसे याद नहीं। सेठ एक हल्की सी डेड और खाली स्माइल के साथ कहता है कि वो कैसे उसे भूल सकता है। उसका एक्सप्रेशन देखकर लड़का डर जाता है और उसका दोस्त गुस्से में सेठ से पूछता है कि क्या वो पागल है। इसी बीच जो स्पीकी हेयर लड़का सो रहा था वो अपनी नींद तोड़कर सबको चुप रहने के लिए बोलता है। वो अपना थोड़ा सा चेहरा उठाकर गुस्से भरे एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि क्या उन्हें दिखता नहीं कि वो सो रहा है। उसकी बात सुनकर बुली और ज़्यादा डर जाता है और तुरंत माफ़ी मांग लेता है। लड़ाई टालने के बाद बुली उठकर कहता है कि उसकी बात सेठ के साथ अभी ख़त्म नहीं हुई है। सेठ अपने स्लीपी क्लासमेट की तरफ देखकर कंफ्यूज हो जाता है। इसी वक्त टीचर दरवाज़ा खोलता है, थोड़ा कांपता हुआ क्योंकि वो एक बहुत बूढ़ा आदमी होता है। वो धीरे धीरे डेस्क की तरफ चलता है और क्लास शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन कंफ्यूज हो जाता है और भूल जाता है कि उस दिन का लेसन प्लान क्या था। दूसरी तरफ बुली सेठ के बारे में सोच समझकर गुस्सा कर रहा होता है कि कैसे सेठ ने उसे बिना जवाब दिए छोड़ दिया। वो बदला लेने की प्लान बनाता है। जब वो सेठ की तरफ देखता है तो सेठ विंडो की बाहर देख रहा होता है। अपने स्लीपी क्लासमेट के पास सेठ उस दिन के मौसम को ऑब्जर्व करता है और एक हल्की सी स्माइल देता है। दूर एक लड़की उसे देख रही होती है जो सोचती है कि ये वही लड़का है जिसे वो अपने छोटे समय में मिली थी, लेकिन जैसे ही सेठ उसकी तरफ देखता है लड़की घबरा कर पलट जाती है। सेठ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि क्या वो लड़की भी उसे पहचानती है, लेकिन जल्दी ही वो इस बात को इग्नोर करके फिर से विंडो की तरफ देखने लगता है, सोचते हुए कि ये मज़ेदार हो सकता है। कुछ देर बाद इतना रिलैक्स्ड फील करता है कि उसे नींद आने लगती है। इसी वक्त स्पीकी हेयर लड़का जाग चुका होता है और सेठ डेस्क के नीचे सो जाता है। ब्लॉन्ड लड़का जो प्रोटोगनिस्ट को ऑब्जर्व कर रहा था 1 मिनट के लिए रूम से बाहर निकल जाता है। बुली जो अब तक डर रहे होते हैं सेठ को सोया हुआ देखकर इम्प्रेस लगते हैं, लेकिन फिर समझते हैं कि अब ये उनके लिए सेठ से बात करने का मौका हो सकता है। बुली अपने दोस्तों के साथ जोड़ता है और सेठ के पास टेबल पर जाता है अपना हिसाब चुकता करने के लिए, लेकिन तभी कोई उन्हें रोकने आ जाता है। वो लड़की जो सेठ को पहचान गई थी लड़कों के सामने खड़ी हो जाती है और उन्हें सेठ के पास जाने से रोकती है। ये देखकर बुली इरिटेट हो जाता है और कहता है कि अब उसका नंबर भी आ गया है।
लेकिन लड़की उसने क्लासरूम में प्रॉब्लम क्रिएट करने से रोकती है। बुली गुस्से में कहता है कि उसे इस बात की परवाह नहीं है और लड़की को रास्ते से हटने को बोलता है, लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं घबराती और कहती कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते वो उन्हें अपनी मर्जी चलाने नहीं देगी। तभी सेठ का हाथ उसकी सोल्जर पर आता है और वो कहता है कि मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन वो चाहता है कि लड़की पीछे हो जाए। सेठ उन बुली लड़कों को अपने हाई स्कूल फ्रेंड्स कहकर बुलाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने उसे मिस किया, क्योंकि उसने तो अपने क्लासमेट्स को मिस किया था। उसका एक्साइटमेंट देखकर वो लड़की उसे क्यूरियस होकर देखती है। प्रोटोगनिस्ट अपनी लाइफ के बारे में बताने लगता है कि उसने अपने आप को बचपन में रोका क्योंकि उसकी माँ की वजह से वो लड़ाई से दूर रहना चाहता है। ये सुनकर बुली को कुछ अलग लगता है, लेकिन उसे अपने बाप की बात भी याद आती है जो कहते थे कि किसी को अपने ऊपर हावी मत होने देना। कुछ ही देर बाद ब्लॉन्ड लड़का क्लासरूम में वापस आता है और नोटिस करता है कि कुछ अलग है। वो देखता है कि बुली और उनके दोस्त तो वहाँ नहीं है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। सेठ फिर से सोया हुआ लगता है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव सेठ को साइड आई करते हुए देखती है बिना अपना फेस घुमाए, जबकि ब्लॉन्ड लड़का अपना सर नीचे करके फिर से सो जाता है। रिप्रेजेंटेटिव सेठ की तरफ देखती है जो बिल्कुल बेखबर होकर सो रहा होता है। इसी बीच एक लड़का बुली से पूछता है कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट के हाथों कैसे हार गया। ये लड़का इंटिमिडेटिंग लगता है और उन्हें सुपीरियरिटी के साथ घूरता है। उनकी कहानी कंफर्म करने की कोशिश करता है। बुली, जिसके नाक पर एक बैंडेज होता है, कहता है कि हाई स्कूल में सेठ वीक था लेकिन अब कुछ बदल गया है। उसके दिमाग में वो मोमेंट फ्लैश करता है जब सेठ ने एक सिंगल ब्लो में सबको गिरा दिया था। वो बड़ा बुली नाथन से शिकायत करता है, कहता है कि उसे एक कमज़ोर से हारने पर शर्म आनी चाहिए। फिर वो बड़े गुस्से के साथ उनकी क्लासरूम की तरफ बढ़ता है और विंडो से अंदर झांकता है, पूछता है कि क्या ट्रांसफ़र स्टूडेंट वहाँ है। फिर वो फुल एनर्जी के साथ डोर खोलता है और एक ड्रामेटिक स्पीच शुरू करता है। पूछता है कि नया स्टूडेंट कौन है। रिप्रेजेंटेटिव उसे देखकर थोड़ा डर जाती है और गेस करने लगती है कि वो किसको ढूंढ रहा है। नाथन पॉइंट करता है कि विक्टर के पास बैठे लड़के की तरफ, जबकि प्रोटोगनिस्ट सेठ जो सो रहा होता है। फिर बिग गाय कहता है कि वो न्यू कमर को अपना स्पेशल वेलकम देने वाला है। रिप्रेजेंटेटिव का एक क्लासमेट सोचता है कि ये बंदा यहाँ क्यों आया है। बिग गाय सेठ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सेठ को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जो उसे और ज़्यादा इरिटेट कर देता है। सेठ अपना सर उठाता है, अब भी थोड़ा नींद में है, और बिग गाय कहता है कि वो अपना मनी श्योर संभाल कर रखता है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, बोलता है कि उसका नाम गोबलिन है और वो जंक्शन हाई स्कूल का है। वो कहता है कि सेठ ने जरूर उसके बारे में सुना होगा। जब गोबलिन सेठ के चेहरे को क्लोजली देखने लगता है, उसे लगता है कि वो फैमिलियर है। वो सोचता है कि क्या दोनों पहले कभी मिले हैं। सेठ पूछता है कि वो क्या बोल रहा है, और तभी दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। पता चलता है कि गोबलिन वही बुली था जिसने बचपन में सेठ का सैंड कैस्टल तोड़ दिया था। ये याद आते ही सेठ एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि वो कैसा है और उसका भाई कैसा है, लेकिन लड़का ये नहीं समझता कि गोबलिन ठंडे पसीने छोड़ रहा होता है। उसका चेहरा याद करके डर रहा होता है। गोबलिन कोशिश करता है अपने आप को फायम दिखाने की और बस कहता है कि वो बाद में उसे मिलेगा। सेठ स्माइल करके कहता है ऑल गुड, और गोबलिन रूम से निकल जाता है। और बाहर नाथन उसे पूछता है कि अब वो सेठ के साथ अपना प्रॉब्लम सॉल्व करे, लेकिन गोबलिन उसे कहता है कि वो साइड हो जाए। नाथन कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि क्या वो केस सॉल्व नहीं करने वाला, लेकिन गोबलिन जोर देकर कहता है कि वो रास्ता छोड़े। गोबलिन रूम से निकल जाता है और नाथन कंफ्यूज्ड होकर सेठ की तरफ देखता है, समझने की कोशिश करता है कि क्या चल रहा है।
सेठ रिलैक्स्ड लगता है, बिल्कुल घर की तरफ कंफर्टेबल फील कर रहा होता है, जैसे अपने पुराने नाइबरहुड में वापस आया हो। लेकिन सब रियलाइज करते हैं कि कुछ अलग होने वाला है। दोनों सेठ और रिप्रेजेंटेटिव को एक हल्की सी प्रीमोनिशन होती है जब गॉब्लिन अपने बड़े भाई को कॉल करता है। सेठ के माँ के रेस्टोरेंट में वो सेठ से पूछती है कि स्कूल कैसा चल रहा है। सेठ कहता है कि मज़ा आया आज, और उसकी माँ तुरंत उनकी प्रॉमिस के बारे में पूछती है। सेठ कहता है कि उसे याद है कि उसे किसी से लड़ना नहीं चाहिए जब तक कोई पहले उस पर हाथ ना उठाए। उसकी माँ थोड़ी परेशान दिखाई देती है और सेठ कहता है कि उसे निकलना पड़ेगा क्योंकि उसका क्लास है उस दिन। जब वो निकलता है एक आदमी उसे बॉस कहकर ग्रेड करता है। सेठ तुरंत उसे याद दिलाता है कि उसे ये बंद करना चाहिए था और वो पहले ही कह चुका है कि इसे ना कहे, लेकिन आदमी फिर से उसे बॉस कहता है और प्रोटोगेनिस्ट इरिटेट होकर दोबारा कहता है कि वो इसे कहना बंद करे। गाड़ी में बैठने के बाद वो ड्राइवर से कहता है कि जल्दी करे। ड्राइवर जर्नी कंटिन्यू करता है जबकि सेठ की माँ उन्हें देखती रहती हैं। स्कूल वापस सेठ क्लासरूम में विक्टर के पास सो रहा होता है। घंटे बीत जाते हैं और क्लासेस चलती रहती हैं, लेकिन सीट सिर्फ टेबल पर लेटे रहता है। रिप्रेजेंटेटिव उसे देखती रहती है जबकि क्लासरूम के लड़के इधर उधर की बातें करते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर डोर खोलता है और रिप्रेजेंटेटिव सबको खड़ा होने के लिए कहती है। टीचर अपने डेस्क पर आता है बिना किसी एक्साइटमेंट की और नोटिस करता है कि रूम के पीछे दोनों लड़के सो रहे हैं। ये देखकर टीचर इरिटेट हो जाता है और स्टूडेंट्स टेंशन में आ जाते हैं। टीचर गुस्से में रूम के पीछे जाता है और दोनों की कान खींचकर उन्हें उठाता है। फिर वो विक्टर से शिकायत करता है, कहता है कि पिछली बार उसे छोड़ दिया था क्योंकि वो बिजी था। सेठ के बारे में वो टीचर पूछता है कि वो कौन है क्योंकि उसने उसे पहचाना नहीं। रिप्रेजेंटेटिव हाथ उठाकर एक्सप्लेन करती है कि सेठ ट्रांसफर स्टूडेंट है, लेकिन दोनों के क्लास में सोने की वजह से टीचर उन्हें रनिंग फील्ड भेज देता है। रनिंग फील्ड पर दोनों इधर उधर देखते हैं और कंप्लेन करते हैं कि उन्हें ये करना पड़ रहा है। टीचर समझता है कि दोनों को फील्ड के 3 लैप्स लगाने होंगे, लेकिन वो एक ट्विस्ट ऐड करता है कि जो पहले फिनिश लाइन क्रॉस करेगा उसे सज़ा नहीं मिलेगी, जबकि लूज़र को अपनी पैदाइश पर पछताना पड़ेगा। लेकिन दोनों किसी भी एक्साइटमेंट के बिना शुरू करते हैं जबकि टीचर उनसे गुस्से में ज़ोर से जवाब मांगता है। सेठ टीचर के ऑर्डर्स मान लेता है। तब विक्टर भागना शुरू करता है और टीचर सेठ को डांटता है कि वो अभी तक भाग क्यों नहीं रहा। शुरू में सेठ बिना किसी एक्साइटमेंट या टेंशन के भागता है, लेकिन फिर वो सोचता है हारना शर्म की बात होगी। ये सोचकर विक्टर और तेज भागना शुरू करता है और सेठ भी उसका पीछा करता है। विक्टर और तेज स्पीड बढ़ाता है, ये सोचकर कि सेठ को पीछे छोड़ देगा। ये देखकर सेठ डिस्टर्ब होता है और समझता है कि ये एक कॉन्टेक्स्ट बन गया है। ये सोचकर वो भी एक्साइटेड हो जाता है और दोनों गोली की तरह टीचर के पास दौड़ जाते हैं। टीचर सेठ और विक्टर की एब्सर्ड स्पीड देखकर हैरान रह जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हुए रनिंग फील्ड पर दौड़ते हैं, जिसे 2 बच्चे एक दूसरे को हारने की कोशिश कर रहे हो। रेस खत्म होने के बाद दोनों थक जाते हैं और विक्टर सेठ को क्यूरियस नज़र से देखता है, जबकि सेठ सोचता है कि ये मज़ेदार होगा। टीचर अब भी सरप्राइज होता है कि कोई विक्टर के लेवल तक पहुंच सकता है। अगले दिन नेशनल टीम फाइटिंग सिलेक्शन कॉन्टेस्ट का फाइनल राउंड ओपन वेट कैटेगरी में हो रहा होता है। एक ब्लॉन्ड लड़का अपने आप पर फख्र करता है कि वो टीम ज्वाइन करने के करीब है क्योंकि उसे बस एक और ओपोनेंट को हराना है। लेकिन उसका ओपोनेंट एक बहुत बड़ा लड़का होता है जो उसके पीछे से एक अजीब सी ऑरा के साथ उसे देख रहा होता है। सारे स्पेक्टर्स टेंशन में होते हैं और वो लड़का ब्लॉन्ड की बातों से इरिटेट लगता है। ब्लॉन्ड के ज़्यादा बोलने के बावजूद वो लड़का उसे इजली हरा देता है। लड़ाई के बाद कॉम्पिटिटर ब्रॉक चेंग अपने लॉकर रूम में रिलैक्स कर रहा होता है। तभी गोब्लिन उसे मिलने आता है। गोब्लिन पूछता है कि वो क्या कर रहा है और कहता है कि बचपन में जिस लड़के ने उन्हें हराया था वो वापस आ गया है। ये सुनकर ब्रॉक डर जाता है और कांपने लगता है।
उसकी हालत देखकर उसका भाई क्यूरियस हो जाता है। वापस स्कूल में सेठ और विक्टर को टीचर ने काउंसलिंग रूम में भेज दिया था, ये कहते हुए कि वो उनकी क्लास में दोबारा ना सोए। फिर सेठ टीचर से विक्टर से पूछता है कि उसका अगला कंपटीशन कब है। विक्टर कहता है कि उसने अभी तक रजिस्टर नहीं किया। टीचर समझता है कि अगर विक्टर प्रोफेशनल बनना चाहता है तो उसे वेट पर भी ध्यान देना चाहिए। फिर टीचर सेठ की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो किसी टीम का हिस्सा है। सेठ समझ नहीं पाता तो टीचर क्लियरफाई करता है कि वो एथलेटिक टीम्स के बारे में बात कर रहा है। सेठ कहता है कि वो किसी टीम में नहीं है, जो टीचर को उसके वास्टेड पोटेंशियल की वजह से डिसअपॉइंट करता है। फिर वो दोनों को वापस क्लासरूम भेज देता है। क्लासरूम में वापस जाकर एल्डरली टीचर उनसे उनकी जगह पर बैठने को कहता है। सेठ और विक्टर टीचर की तरफ देखते हैं लेकिन तुरंत ही लेटे हैं और एक दूसरे को देखते देखते फिर से सो जाते हैं। उस दिन शाम को ब्रोक सेठ को ढूंढने के लिए स्कूल आता है, ये सोचकर कि वही जगह क्यों चुनी गई है। तभी सबको खबर मिलती है कि ब्रोक वापस स्कूल आया है और सब लड़के अटेंटिव हो जाते हैं। ब्रोक स्टूडेंट काउंसलिंग रूम जाता है जहां प्रेसिडेंट उसे पूछता है कि क्या वो फिर वापस आया। इसी बीच सेठ अपने रूम में सो रहा होता है और विक्टर उठकर जाने के लिए तैयार होता है। विक्टर भागता हुआ ब्रोक के पास से गुजरता है और उसे रूम हेड बुलाकर पूछता है कि उसकी क्लास कहाँ है। जब ब्रोक इग्नोर करता है तो वो उसकी शर्ट पकड़ लेता है और विक्टर को जवाब देने के लिए फोर्स करता है। विक्टर उसे कहता है कि अगर उसने उसकी शर्ट नहीं छोड़ी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ब्रोक हंसते हुए पूछता है कि क्या विक्टर उसे नहीं जानता। विक्टर सच में ये एडमिट करता है कि उसे ब्रोक के बारे में कुछ नहीं पता, जो ब्रोक को इरिटेट करता है। इसी वक्त विक्टर ब्रोक की चेन पर पंच मारता है उसे अपनी शर्ट छुड़ाने के लिए। फिर वो एक के बाद एक पंचेस मारना शुरू करता है लेकिन ब्रोक अपने हाथ से विक्टर का गला पकड़ लेता है। ब्रोक विक्टर का गला दबाते हुए कहता है कि क्या बस यही सब करने की ताकत थी। वो विक्टर की ताकत की तारीफ करता है लेकिन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वो विक्टर को ख़त्म कर देगा अगर वो उसे रोका नहीं। तभी ब्रोक देखता है कि पीडी टीचर पास में है और पूछता है कि क्या वो फिर से फाइट कर रहा है। सेठ जो कि रूम से बाहर आ रहा होता है इस फाइट को देखकर सोचता है कि स्कूल में हो क्या रहा है, बिना जाने कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। इसी बीच स्टूडेंट काउंसलिंग रूम में मीटिंग शुरू होती है। प्रेसिडेंट जासन चेन शुरू करता है कहते हुए कि सबको पता है कि वो क्यों इकट्ठा हुए हैं। जैसन समझाता है कि ब्रोक वापस आ गया है और चाहे वजह पता ना हो वो प्रॉब्लम तो जरूर क्रिएट करेगा। वो ब्रोक का इंट्रोडक्शन नेशनल रेसलिंग रिप्रेजेंटेटिव के रूप में करता है और विक्टर को फेदर बॉक्सिंग चैंपियन के रूप में जैसन बताता है कि उन दोनों के बीच जो फाइट चल रही थी उसे पीई टीचर ने रोका। काउंसलिंग के एक मेंबर पूछते हैं कि ब्रोक वापस क्यों आया है और वो सोचता है कि शायद वो और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए आया होगा। ये मेंबर ट्यू क्लब का कैप्टन काबू है जो सोचता है कि ब्रोक को तो अभी नेशनल्स की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन एक और मेंबर जवाब देता है कि ये स्कूल उसका भी है और उसे किसी वजह की ज़रूरत नहीं है। गाबू फिर पूछता है कि क्या वो ये कह रहे हैं कि ब्रोक स्कूल को मिस करता है। जासन सैम से पूछता है कि क्या उसे ब्रोक के वापस आने के बारे में कुछ पता है, क्योंकि वो बचपन से ब्रोक को जानता है। सैम मेंशन करता है कि ब्रोक ने कुछ न्यू किड के बारे में कहा था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि क्यों ये बात जैसन को कंफ्यूज कर देती है कि ब्रोक की असली मोटिवेशन क्या है। मीटिंग के दौरान सेठ स्कूल से घर जाने के लिए निकलता है। वो एक ब्लैक कार को पार्क देखते हैं और अपने ड्राइवर को सोते हुए पाता है। उसे जगाकर और थोड़ा चिढ़ाते हुए वो दोनों घर के लिए निकलते हैं। इस मोमेंट को क्लास रिप्रेजेंटेटिव सोफी डोर से ऑब्जर्व कर रही होती है। वो सेठ को कार में देखती है, तभी उसकी एक फ्रेंड दूर से उसे बुलाती है। ड्राइवर सेठ से पूछता है कि क्या वो उस जगह फिर विजिट करेगा और सेठ कंफर्म करता है। उस रात वो अपनी माँ के रेस्टोरेंट के पास से गुजरते हैं और उसे काम करते हुए देखते हैं। सेठ ड्राइवर से कहता है कि आगे बढ़े,
फिर वो एक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं जो सोनसा ग्रुप नाम की एक कंपनी का ऑफिस होता है। एंट्रेंस पर एक आदमी उसका स्वागत बॉस कहकर करता है। सेठ कार से उतरता है और एंट्रेंस पर अपने एम्प्लॉय से मिलता है, लेकिन वो इरिटेट होकर कहता है कि उन्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि स्कूल यूनिफॉर्म में उसे बॉस ना बुलाए। ये मूवमेंट एक फ्लैशबैक ट्रिगर करता है जिसमें प्रोटोगेनिस्ट अपने पिताजी का घर के सामने खड़ा होता है। एक रेनी डे पर वो गर्व पर लगी फोटो को देख रहा होता है। तभी एक लंबा आदमी अम्ब्रेला लेकर आता है और सेठ से कहता है कि वो यहाँ से चले क्योंकि ठंड हो रही थी। हमारा प्रोटोगेनिस्ट पूछता है कि उसके पिता कैसे इंसान थे। आदमी जवाब देता है कि उसके पिता ने सिर्फ अपने हाथों के जोर पर पूरे कोरिया में सबसे मजबूत इंसान बनने का दर्जा हासिल किया। सेठ फिर अपनी माँ के बारे में पूछता है और ये कि वो कभी आसपास क्यों नहीं थी। आदमी बताता है कि सेठ के बड़े भाई हमेशा उसका ध्यान रखते थे। वो ये भी समझाता है कि कभी कभी उसके पिता काम से सिर्फ सेठ को देखने के लिए आते थे। सेठ इस बात से काफ़ी प्रभावित होता है। तभी उसका अंकल उसके पिता के आखिरी शब्दों का जिक्र करता है। उसने कहा था कि कभी किसी को अपनी इज्जत उछालने ना देना क्योंकि ये शर्म की बात होती है। दोनों याद करते हैं कि कैसे एक वक्त पर सेठ को उसके स्कूलमेट्स ने बुली किया था और वो दूर से बस देखते रहते हैं। वापस स्कूल में प्रेसिडेंट जासन सेठ के क्लासरूम में अपने साथियों के साथ आता है और उन्हें बाहर वेट करने के लिए कहता है। जब वो अंदर जाता है तो तुरंत वो दोनों ट्रबल मेकर सेठ और वेक्टर का सोता हुआ देखता है जबकि बाकी स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे होते हैं। जासन के विजिट को देखकर सोफी चकित हो जाती है जबकि उसकी फ्रेंड सोचती है कि क्लासरूम बदल लेना शायद एक अच्छा आइडिया होगा। जासन सोफी से ग्रेट करता है और जब वो पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है तो जासन नए स्टूडेंट के बारे में पूछता है। सोफी पूछती है कि क्या उसने गलत किया है और जैसन समझता है कि वो सिर्फ कुछ सवाल करना चाहता है। तभी सेठ उठता है और जोर से आवाज करता है जो सबका ध्यान खींच लेती है। जब सेठ जैसन का सामना करता है तो जासन उसे स्टूडेंट काउंसिल रूम में आने को कहता है, लेकिन सेठ पहले पूछता है कि वो है कौन। ये बात सोफी को चिंता में डाल देती है और वो जैसन के बारे में समझाती है। सेठ उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि क्या वो यही बात कर सकते हैं। जासन धीरे धीरे अपने पेशेंस खोता है और बस सिंपल तरीके से उसे और विक्टर को स्टूडेंट काउंसिल रूम चलने के लिए कहता है। रूम से निकलते वक्त सोफी कहती है कि प्रेसिडेंट एक अच्छा इंसान है और सेठ से रिक्वेस्ट करती है कि वो बस उसकी बात मान ले। सेठ फिर विक्टर को उठाने के लिए नर्स करता है और सिचुएशन समझाता है। ये सुनकर विक्टर तुरंत चेयर गिरा के उठता है और ये सोचता है कि सबको क्या हो गया है। वो काउंसिल रूम की तरफ जाता है और सेठ उसे रुकने के लिए कहता है। तभी वो देखता है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव सोफी उसे देख रही है तो उसे शांत करने के लिए एक रेज्योरिंग एक्सप्रेशन देता है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मैं बस अभी वापस आता हूँ, और फिर विक्टर को काउंसिल रूम की तरफ फॉलो करता है। विक्टर अपनी चेयर खींच कर लाता है और उसे ठीक से अरेंज करके बैठ जाता है। पूछता है, ये रूम में क्यों बुलाया था। जैसन अपनी ग्लासेस को एडजस्ट करता है और सीधा मुद्दा उठाता है, क्या तुम्हें ब्रोक्शेंग के बारे में पता है। दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं जब तक विक्टर को कल के फाइट के बारे में याद नहीं आता। जासन समझाता है कि 2 साल पहले तक ये स्कूल सिर्फ एथलीट्स के लिए था और गवर्नमेंट ने पूरे देश से सबसे टैलेंटेड एथलीट्स को यहाँ पढ़ाई के लिए भेजा था। विक्टर पूछता है, अगर ये सब जानता था तो मैं यहाँ क्यों हूँ। और प्रोटोगेनिस्ट को तो इस बारे में कुछ आइडिया ही नहीं होता। जासन आगे बताता है कि अब ये एक आम स्कूल बन गया है ब्रोक की वजह से, जो पहले काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था और फिर चला गया था, लेकिन अब वापस आया है नया स्टूडेंट को ढूंढने के लिए जो सबको क्यूरियस बना देता है। जासन पूछता है,
तो तुम्हारा उसे क्या रिलेशन है? सेठ कुछ देर चुप रहता है, फिर मानती है कि उसे ब्रोक्शैंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है, जिसे सब और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इस बीच काउंसलिंग रूम में टीचर ब्रोक से बात कर रहा होता है। पूछता है, मैंने सुना है तुम नेशनल टीम में हो। ब्रोक कैसे भी उदास नजर आता है तो टीचर उसे पूछता है कि क्यों वो खुशी नहीं दिख रहा, जबकि उसने सोचा था कि ये उसका सपना होगा। ब्रोक बस उठता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ। जब टीचर उसे कुछ फाइनल एडवाइस देने की कोशिश करता है तो टीचर उसे कहता है, कभी भी स्पोर्ट्स को छोड़ना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ब्रोक बस उसे घूर के देखता है और रूम से निकल जाता है। दरवाज़ा बंद करके वापस स्टूडेंट काउंसिल रूम में जैसन बताता है कि ब्रोक के टाइम में क्या हुआ था, कि जब वो आया था तो कई स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया था। जब वो देखने गया तब तक बहुत देर हो गई थी, क्योंकि ब्रोक ने कई स्टूडेंट का पीछा छोड़ा था और जैसन को खून से लटी हुई वजह से सामना किया था। कई स्टूडेंट के एथलेटिक्स करियर्स खत्म हो गए थे और उन्हें छोड़ना पड़ा। ब्रोक को जुवेनाइल डिटेंशन भेजने की धमकी दी गई थी और एक्सपेल कर दिया गया था। जैसन समझाता है कि एक जुदा हुआ टीम का मेंबर नेशनल टीम के लिए जाना था, लेकिन उस इंसिडेंट के बारे में उसे रुकना पड़ा। उसके बाद स्कूल को स्पॉन्सर्स ने छोड़ दिया था और ये एक आम स्कूल बन गया था, लेकिन क्लब्स अभी भी इंटैक्ट रहे थे। जैसन ये भी बताता है कि जो टीचर ब्रोक की मदद करता है वो उसे पनिशमेंट से बचाता है और एक टीम में इंट्रोड्यूस करता है। सेठ को ये सब सुन के थोड़ा बोर होने लगता है और प्रेसिडेंट दोबारा ये मेंशन करता है कि ब्रोक उसकी वजह से वापस आया। विक्टर थोड़ा इरिटेट हो जाता है सेठ को क्यूरियस नज़रों से देखते हुए, जबकि प्रोटोगनिस्ट कुछ समझ नहीं आता। दिन के एंड में दोनों स्कूल से निकल रहे होते हैं। जब रिप्रेजेंटेटिव उनके बाहर इंतज़ार कर रही होती है, हमारा प्रोटोगनिस्ट उसे वहां खड़ा देख लेता है और विक्टर टीजिंग स्माइल देके सीन से निकल जाता है। सोफी पूछती है, क्या तुम ठीक हो? सेठ कंफर्म करता है, जिसे विक्टर उसे गुड बाय कह के चला जाता है। सेठ अभी भी कंफ्यूज्ड होता है जब तक विक्टर दोनों से अलविदा नहीं कहता और सोफी से पूछता है क्या वो उसका इंतज़ार कर रही थी। सोफी को जवाब देने का मौका नहीं मिलता और वो अपना बैग अपने चेहरे के सामने रख लेती है, जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। सेठ फिर भी समझ नहीं पाता जब तक वो पूछती नहीं है, क्या तुम्हें मुझे याद है? और वो डायरेक्ट देखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सेठ जवाब देता है, तुम क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो ना, जो सोफी को इरिटेट कर देता है। सोफी मदद करने की कोशिश करती है, पूछती है, क्या तुम्हें याद है जब हम छोटे थे? सेठ कहता है, हाँ मुझे याद है। फिर सोफी मेंशन करती है कि वो स्प्रिंग डे केयर में बहुत क्लोज फ्रेंड थे और वो उसे याद दिलाती है कि कैसे वो एक दूसरे के घर खेलते थे। सोफी हल्का सा मुस्कान देती है और कहती है कि वो बहुत खेलते थे, जिसे सोफी को भी बहुत मुस्कान आ जाती है। वो दोनों अपने बचपन के कुछ मोमेंट्स याद करते हैं, जैसे पेड़ों पे खेलना और सोफी का उसके चेहरे पे किस करना। सेठ कहता है कि उसे कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो किसी को नहीं बताएगा कि सोफी ने उसके चेहरे पे किस किया था। सोफी थोड़ी शर्माती है और पूछती है कि क्या उसने इतना वक्त सिर्फ ये पूछने के लिए इंतज़ार किया। उस वक्त स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स लीव करते हैं और सोफी कंप्लेन करती है, किसने कहा कि मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। फिर वो प्रेसिडेंट को फॉलो करती है और काउंसिल मेंबर्स के साथ चली जाती है। सेठ को अकेला छोड़ती है। प्रोटोगनिस्ट को लगता है कि वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं और बस मुस्कुराता हुआ जाता है। अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ वो अपने बचपन को याद करता है और मुस्कुराता है। जैसे ही वो अपने रास्ते पर जाता है, वो अपनी कार को रुकता हुआ देख लेता है। फिर वो अपने ड्राइवर को फिर से सोता हुआ पाता है और कार में बैठने लगता है। ड्राइवर फिर भी सोता रहता है और सेठ जब पूछता है कि वो हमेशा नर्वस क्यों रहता है, ड्राइवर उठकर सॉरी बोलता है और
ड्राइवर पूछता है क्या मैं तुम्हारी माँ के रेस्टोरेंट के पास से गुजरूं? सीट कहता है नहीं और कहता है कि सीधा कंपनी जाने को बोले। सनशाइन ग्रुप बिल्डिंग के प्रेसिडेंट के ऑफिस में पूछने तक ये सब होता है। वो पेपर वर्क से बोर हो जाता है और पेपर्स को शफल करते हुए पूछता है कि इन मैटर के बारे में उसे क्या जानना चाहिए, लेकिन उसका अंकल उसे कहता है कि काम पर हो तो ज्यादा प्रोफेशनल बात करें। दोनों एक दूसरे को घूर करते हैं और प्रोटोगनिस्ट पूछता है कि क्या उसे सच में ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी तक ऑफिशियली प्रेसिडेंट नहीं बना है। उसका अंकल उसे याद दिलाता है कि सनशाइन ग्रुप उसके डैड की मेहनत का प्रोडक्ट है और वो जब तक बॉस नहीं बन जाता उसे उसका काम संभालना होगा। प्रोटोगनिस्ट कहता है कि वो बस 17 का है और ज़्यादा कुछ नहीं जानता इन चीज़ों के बारे में। इसे अंकल थोड़ा इरिटेट हो जाता है और कहता है कि सनशाइन कोई आम कंपनी नहीं है। वो मेंशन करता है कि सनशाइन के रूट्स को लोग गैंग्स के नाम से जानते हैं और वो समझाता है कि उन्होंने अपनी कंपनी को लेजिटिमेट किया है जो अंडरवर्ल्ड में हर पॉसिबल सेक्टर में इलीगल बिजनेस को हैंडल करती है। उसका अंकल उसे थोड़ा काम करता है कहकर कि उसके पास 2 साल और हैं बिजनेस को संभालने के लिए, लेकिन वो ऑलरेडी एडवांस कर देता है कि ये बिजनेस के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि वो बॉस का बेटा है जिसे सारे एग्जीक्यूटिव्स ने एक्सेप्ट किया है। प्रोटोगनिस्ट थोड़ा साइज लेता है जब तक उनको एक कॉल नहीं आता। फिर सीट का अंकल का कॉल उठाता है और कोई कहता है कि बुली वाले लोग वहाँ हैं, लेकिन कॉल ड्रॉप हो जाता है। अंकल डीपली इरिटेट हो जाता है और फिर एक डोर कीक करके खुलता है। अंकल पूछता है तुम लोग क्या समझते हो, तुम क्या कर रहे हो? इस मोमेंट पे बूजिंग ग्रुप का बॉस डेरिक पी रूम में इन्वेट कर लेता है और पूछता है कि क्या वो यहाँ वेलकम नहीं है? अंकल कहता है कि ये तो धोखा दिया है। डेरेक गुस्से में जवाब देता है कि वो सीट को पावर में एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वो एक बस लड़का है। उसका एटीट्यूड अंकल को इतना इरिटेट करता है कि सीट को बीच में आकर उनके कन्वर्सेशन को स्टॉप करना पड़ता है। प्रोटोगनिस्ट उसे घूर कर पूछता है कि डेरिक को एनओएस कैसे था? डेरिक जवाब देता है कि वो लास्ट टाइम केयरलेस था और सीट पूछता है कि अगर वो रीमैच चाहेगा। ये सुन के प्रोटोगनिस्ट एक्साइटेड हो जाता है कहकर कि ये परफेक्ट टाइम होगा क्योंकि वो काफ़ी बाद मूड में है। वो डेरेक पर जंप कर जाता है। डेरेक रिएक्ट नहीं कर पाता जब प्रोटोगनिस्ट उसके पास जाता है और फिर कुछ क्रश होने की आवाज़ सुनाई देती है। अगले दिन स्कूल में सीट अपने ड्राइवर को गुड बाय कहता है। जब जैसन उसे स्कूल में आते हुए दिखता है, दोनों एक दूसरे को घूर करते हुए हैं और सेठ गेट से इंटर करता है जबकि वो दोनों ब्रोक को देखकर अलर्ट रहते हैं। इस बीच ब्रोक अपने भाई से कहता है कि वो सेठ को किसी भी तरीके से ले आए। फिर जैसन दूर से उसे देखकर एंट्रेंस पे ध्यान देता है। काउंसिल रूम में प्रेसिडेंट सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए उनसे कहता है कि ब्रोक से फाइट करने से बचने चाहिए। गाबू इरिटेट हो जाता है और पूछता है कि वो ब्रोक को क्यों समझाता है और उसे क्यों केयरफुल रहना चाहिए। सैम कहता है कि क्योंकि ब्रोक नेशनल रिप्रेजेंटेटिव है, उन्हें उसे लड़ने का कोई रीज़न नहीं है। लेकिन इसे गाबू और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है क्योंकि स्कूल की करंट सिचुएशन उसकी वजह से प्रेसिडेंट डिस्कशन को ख़त्म करते हुए कहता है कि उनसे कुछ भी नहीं हो सकता। इस पर गाबू का गुस्सा बढ़ जाता है और वो चेयर को किक करते हुए कहता है कि उसे वो सब वापस लेना है जो ब्रोक ने उसे छीन लिया और वो किसी भी कॉस्ट पर ये करेगा। सीट पूछता है कि क्या वो बाहर बात करना चाहता है और गोब्लिन कंफर्म करता है। विक्टर दोनों को रूम से जाते हुए देखता है। स्कूल के काउटयार्ड में ब्रोक थोड़ा बोर हो जाता है जब सारे स्टूडेंट्स को हराने के बाद गाबू को बुलाता है मदद के लिए। ब्रोक पूछता है कि क्या ये सब उनके पास था और गाबू गुस्सा हो जाता है।
एथलीट ब्रोक पर किक मारता है जो ब्रोक अपने आर्म से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन फिर ब्रोक उसका पैर पकड़ता है और कहता है कि उसने अपनी दुआ की थी या नहीं। फिर वो गाबू को पैर से खींचकर जमीन पर जोर से फेंकता है। उसने हराने के बाद वो अब भी बोर होता है जब वो उसके बेहोश बॉडी को देखता है। फिर वो कहता है कि वो इंश्योर करेगा कि गाबू दोबारा कभी ना चले, लेकिन उसे काउंसिल प्रेसिडेंट रोक लेता है जो फाइट को रोकने से कोई दुश्मन नहीं है। रोकने आता है, ब्रोक उसे पहचानता है और जासन पूछता है कि वो यहाँ क्यों है जब उसका स्कूल से कोई दुश्मन नहीं है। ब्रोक कहता है कि उसे स्कूल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस वो नया स्टूडेंट से मिलना चाहता था। जैसन उसे कहता है कि वो स्कूल में और ज्यादा डिस्टर्बेंस ना करे। ब्रोक कहता है कि उसे जैसन का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो एक अमीर फैमिली से है और काउंसिल प्रेसिडेंट है, वो सुपीरियर है। प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन में रहते हुए कहता है कि वो पूरा स्कूल उसके लिए ट्रबल में नहीं डाल सकता। तभी प्रोटोगनिस्ट गोब्लिन के साथ स्कूल में इंटर होता है और दोनों एक दूसरे को घूर करते हैं। सेठ को समझ आता है कि ये वही ब्रोक है जिसके बारे में सब बात कर रहे थे और वो गोब्लिन के भाई का चेहरा याद करता है। वो एक बड़ा स्माइल देकर कहता है कि ब्रोक बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन ब्रोक उसे फेस करने के लिए तैयार हो जाता है और प्रोटोगनिस्ट को देखता है। सेठ अपने इंटेंशन समझ जाता है और उसके हाथ कांपते हैं, लेकिन फिर वो अपने फिस्ट को घुमाता है। जासन उनके बीच में आ जाता है और ब्रोक को रोक लेता है। वो ब्रोक को वार्न करता है कि वो इंटरफेयर ना करे अगर वो रिग्रेट करना नहीं चाहता, लेकिन प्रेसिडेंट अपने फैसले पर साबित रहता है। उन्हें कहता है कि स्कूल में फाइट ना करें। ब्रोक प्रेसिडेंट से पेशेंस खो देता है और उसे अटैक करने का डिसाइड करता है। सेठ जासन से कहता है कि वो उसके रास्ते से हट जाए और उसे साइड में पुश कर देता है। प्रोटोगनिस्ट को लगता है कि वो उसे देखने आया है, जबकि दोनों उनके एटीट्यूड को इग्नोर कर रहे हैं। जासन सेठ को धमकाने की कोशिश करता है कि वो स्कूल में और प्रॉब्लम्स ना लाए, लेकिन प्रोटोगनिस्ट कहता है कि वो कुछ होने नहीं देगा। वो कहता है कि वो जिम में फाइट करना चाहता है क्योंकि वहाँ काफ़ी लोग होंगे। वो ये भी कहता है कि वो कोई भी फॉर्म ऑफ फाइट चॉइस कर सकते हैं क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रोक चुपचाप उसे घूर कर देखता है और सेठ कहता है कि वो उसे बिल्कुल नहीं डर रहा। फिर ब्रोक अपना हाथ उठाता है उसे अटैक करने के लिए और सेठ पूछता है कि क्या वो किसी ऐसे हो। उसका लुक दोनों इंस्पेक्टर्स को सरप्राइज कर देता है। तब सेठ कहता है कि वो एक स्पोर्ट्समैन से लड़ने वाले हैं और पूछता है कि जिम कहाँ है। इसके बाद फाइट के रूमर्स स्कूल में स्प्रेड होने लगते हैं। कह रहे हैं कि ये बॉक्सिंग क्लब के पास बॉक्सिंग रिंग में होगी। रिंग के अंदर दोनों एक दूसरे का सामना करते हैं। फाइट शुरू होने के बाद इंतजार करते हुए सेठ अपने आप को स्ट्रेच करता है और ब्रोक को मुस्कुराते हुए देखने लगता है, जबकि ब्रोक अपना शर्ट उतार के अपने हाथों को वार्म अप करता है। तब काउंसिल की लड़की जासन के पास आती है और प्रवोक करते हुए पूछती है कि वो ये सब जिम के ऊपर वाले ब्लेड चेस में रिजॉल्व नहीं कर सकते थे। नाथन जो फाइट के स्टार्ट होने पर सरप्राइज होता है। फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर आता है, जोर से सबको चीख कर के सबको छुपने के लिए कहता है। सबको चिंता होती है कि क्या होगा और काउंसिल की लड़की जासन को ब्लेम करने लगती है, लेकिन जब वो रिंग तक पहुंचता है टीचर सिर्फ सेठ के लिए एक पैर पर ग्लव्स छोड़कर कहता है कि ये फाइट के लिए जरूरी है। वो बताता है कि वो रेफरी होगा और फाइट एमए रूल्स के अंडर होगी। 3 राउंड्स, हर राउंड 3 मिनट का। सेठ टीचर को ऑब्जर्व करता है और एक कॉन्फिडेंट स्माइल देता है। मीनवाइल क्लासरूम में एक लड़का धूम से अंदर आता है और चिल्लाता है कि बॉक्सिंग जिम में फाइट हो रही है। उस मोमेंट पर सोफी को इस बात की चिंता होती है, जबकि विक्टर ब्रोक का नाम सुन के उठ जाता है। दोनों सीरियसली एक दूसरे को देखते हैं जब तक टीचर उन्हें याद दिलाता है कि ये एक स्पोर्ट है। प्रोटोगनिस्ट डिसाइड करता है कि वो ब्रोक से पूछेगा कि क्या ये सब
इसलिए हो रहा है क्योंकि बचपन में उसने ब्रोक को हराया था और उसे सोरे लूजर कहकर बुलाते हैं, लेकिन इसे ब्रोक और ज्यादा इरिटेट हो जाता है। ब्रोक एक्सप्लेन करता है कि वो उस फाइट में पहली और आखिरी बार हार गया था और पूछता है कि क्या ये उसके लिए काफी रीजन है। टीचर गोंग बजाता है और फाइट शुरू हो जाता है। ब्रोक सेठ का चेहरा पकड़ने का ट्राई करता है जो डॉस कर जाता है, लेकिन उस मोमेंट में कुछ नोटिस करता है। फिर सेठ ब्रोक का हाथ पकड़ता है और अपना स्ट्राइक प्रिपेयर करता है। वो अपना नी ब्रोक के पीठ पर मार के उसका नेक पकड़कर नीचे गिराता है। ब्रोक जोरदार कोशिश करता है उठने की, लेकिन बहुत मुश्किल से और सांस लेते हुए उठता है, लेकिन सेठ रुकता नहीं है और उसके नेक पर एक और ब्लो मारकर उसे नीचे गिरा देता है। फिर से सबके स्पेक्टर्स जो कुछ उन्होंने अभी देखा था उसे इम्प्रेस्ड होते हैं जब सेठ ब्रोक को हराकर खड़ा हो जाता है। हमारा प्रोटोगनिस्ट टीचर की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो काउंट स्टार्ट नहीं करेगा, लेकिन वो सुनता है कि कोई जल्दी नहीं है, जो सेठ को थोड़ा चिंतित कर देता है। जब वो मुंह मोड़ता है तो उसे ब्रोक उठते हुए देखता है जो अभी भी सांस लेने में मुश्किल हो रही है, लेकिन वो पूरी तरह से उड़ जाता है। ब्रोक अपनी सांस रोकते हुए सेठ को घूर रहा होता है, जिसे ऑडियंस काफी क्रेजी हो जाती है क्योंकि लग रहा है कि फाइट अभी बस शुरू हुई थी। इस मोमेंट पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव जिम में आती है जबकि सेठ अपने अपोनेंट को देख रहा होता है। ब्रोक जो काफी बड़ा है सेठ की तरफ चार्ज करता है और सेठ बस एक साइन लेता है कहकर कि उसे वैसे ही रहना चाहिए था। एक तेज मूव में सेठ ब्रोक के अटैक को डॉस करता है और उसका सिर पकड़ लेता है, फिर उसे पीछे खींचकर अपनी पूरी ताकत से जमीन पर फेंक देता है। सेठ अपने आप को उसके ऊपर पोजीशन करता है और पूछता है कि क्या वो अभी भी वीक लगता है, जबकि वो अपने पंच के लिए रेडी हो रहा होता है। ब्रोक को सिर्फ ये समझाने का वक्त मिलता है कि क्या होने वाला है, उससे पहले कि सेठ का पंच उसके चेहरे पर लग जाता है। लोग इसे देखकर शॉक हो जाते हैं जबकि सेठ उसके चेहरे पर पंच करते रहता है जब तक टीचर नहीं कहता कि फाइट बंद करो। जब सेठ अपने पंचेस को रोक लेता है पूरा जगह खून से भरी होती है और प्रोटोगनिस्ट फिर से पूछता है क्या अभी भी वीक लगता हूँ। सनशाइन हॉस्पिटल में ब्रोक का इलाज हो रहा होता है पूरा बैंडेज और रेस्ट करते हुए। अचानक वो जागता है और फिजिकल एजुकेशन टीचर उसके पास बैठा होता है। टीचर पूछता है कि क्या वो जाग गया है, बताता है कि डायग्नोसिस के हिसाब से उसे 2 महीने का रेस्ट चाहिए। ये समझाया गया कि हालांकि उसका नाक ठीक कर दिया गया लेकिन उसकी स्कल फ्रैक्चर और टूटा हुआ रिब भी था। लेकिन टीचर ब्रोक को ये भी वार्न करता है कि उसने अपनी टीम से बात की और कहा कि वो इंजरी ट्रेनिंग के दौरान लगा। जब ब्रोक थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाता है टीचर उसे गुस्से होकर कहता है कि वो पुरानी बचपन की फाइट के लिए इतनी ट्रबल क्यों कर रहा है, लेकिन फिर ब्रोक कहता है कि उसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने कुछ और ज्यादा इंटरेस्टिंग ढूंढ लिया है जो रेसलिंग से भी ज्यादा एक्साइटेड है। स्कूल में सभी स्टूडेंट क्लासरूम में टेंस हो जाते हैं। सेठ की प्रेजेंस से सेठ एक साइन लेता है जो बॉयज को और ज्यादा वरिड कर देता है। जबकि वो अपने सीट से उठता है और कॉरिडोर को ऑब्जर्व करते हुए चल पड़ता है। वो सभी लोगों में डर देखने लगता है, उसके अगले एक्शन के बारे में चिंतित है। बाथरूम में पहुंचकर वो एक ग्रुप ऑफ बॉयज को देखता है जो बात कर रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। उनमें से एक समझाता है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि नया लड़का ब्रोक को हरा चुका है और उसके दोस्त को यकीन नहीं होता। दोनों क्लासमेट्स वरीड हो जाते हैं। जब वो बाथरूम के एंट्रेंस देखते हैं सेठ उनके पास आता है और उनसे प्यार से कहता है कि थोड़ा साइड हो जाएं। उस वक्त वो अपने सिगरेट्स छुपा के तुरंत छोड़कर चले जाते हैं। विक्टर बाथरूम में आता है और सेठ के पास रुकता है, पूछता है कि क्या वो स्कूल के बाद फ्री है। वो गुस्सा होकर सेठ की तरफ देखता है और कहता है कि ब्रोक उसका टारगेट था और प्रोटोगनिस्ट को बॉक्सिंग रिंग में एक फाइट के लिए बुलाता है। सिर्फ उस रात स्कूल के बॉक्सिंग रिंग के सामने विक्टर सेठ का इंतज़ार करता है। वो अपने सामान को रिंग के नीचे फेंक देता है और अपने बैकपैक से बॉक्सिंग ग्लव्स निकालता है। उसे याद आता है कि
कैसे ब्रोक ने उसे शर्मिंदगी से हरा दिया था और कैसे सेठ ने उसे कुछ भी नहीं समझा के फिनिश कर दिया था। विक्टर अपने आप से गुस्सा होता है जब वो समझाता है कि वो ब्रोक से डर गया था। घंटे गुजर जाते हैं और सेठ नहीं आता, जो विक्टर को और इरिटेट कर देता है, जो अभी भी उसका इंतज़ार कर रहा होता है। इस दौरान सनशाइन ग्रुप बिल्डिंग में सेठ डॉक्यूमेंट्स के ढेर में फंसा होता है। वो निकलने की कोशिश करता है कह कर कि उसे अपने दोस्त से मिलना है, लेकिन उसका अंकल कहता है कि वो नहीं जा सकता। सेठ समझाता है कि उसका दोस्त इंतज़ार कर रहा है, लेकिन अंकल फिर भी जिद करता है कि वो नहीं जा सकता। सेठ सिर्फ उदास होकर उसे देखता है। अगले दिन विक्टर अपने इंटेंस बॉक्सिंग ट्रेनिंग में लग जाता है। वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है जब एक आदमी उसके पास आता है और कहता है कि अपने आप को ज़्यादा मत थकाओ, क्योंकि उसका कोई अपकमिंग फ़ाइट नहीं है। विक्टर जवाब देता है कि उसे हमेशा रेडी रहना पड़ता है जब उसे ज़रूरत हो। आदमी उसे समझाने की कोशिश करता है कि बॉक्सिंग से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा और उसे एमएमए में स्विच कर लेना चाहिए, लेकिन विक्टर कहता है कि वो पैसे के लिए नहीं कर रहा है, जो आदमी को चुप कर देता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं और उसने एक प्रॉमिस किया था कि वो वर्ल्ड चैम्पियन बनेगा और वो तब तक गिव अप नहीं करेगा जब तक वो अचीव नहीं कर लेता। उसके बाद वो आदमी को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि उन्हें जल्दी एक फ़ाइट मिलनी चाहिए। फिर वो स्कूल की तरफ चल पड़ता है। जब विक्टर जिम बिल्डिंग से निकल रहा होता है, एक काली कार दिखाई देती है। कई आदमी कार से उतरते हैं और उस आदमी से बात करते हैं कह कर कि वो बिल्डिंग बेच दे, क्योंकि वो उसकी वैल्यू के हिसाब से उसका पैसा देने को तैयार है। स्कूल पहुंचने पर विक्टर अपने क्लासरूम में जाता है और देखता है कि सीट मेज पर लेट के सो रहा होता है। उसे देखकर विक्टर इरिटेट हो जाता है। पुरानी फाइट याद करते हुए वो सेठ की चेयर को मार कर उठाता है और सेठ नींद में उठकर उसे देखने लगता है। जब वो घड़ी देखकर शिकायत करता है कि अभी तक 7 नहीं बजा, सेठ घूमकर देखता है और विक्टर को अपने पीछे देखकर शिकायत करता है कि क्या उसे ये फ़नी लगता है कि उसने उसे इंतज़ार करवाया। लेकिन विक्टर एक्सप्लेन करता है कि उसके पास काफ़ी काम था, इसलिए वो नहीं आ सका। विक्टर को ये वर्क वाला स्टोरी समझ नहीं आता और सेठ बस थका हुआ होकर कांपने लगता है। विक्टर सेठ को धमकी देने की कोशिश करता है ताकि अगर वो उसे दोबारा भगाने का सोच रहा हो तो वो समझ जाए, पर प्रोटोगनिस्ट एक्साइटेड हो जाता है। उठकर पूछता है कि उसे कैसे लगा कि वो इतनी जल्दी स्कूल पहुंच गया। सेठ एक्सप्लेन करता है कि वो ऐसे बंदे नहीं हैं जो किसी के चैलेंज पर भाग जाएं। ये बात विक्टर को इरिटेट कर देती है और वो अपने कंकल्स मार कर गुस्सा होता है। फिर वो सीट पर चार्ज करके उसके चेहरे पर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा छोटा मॉन्स्टर हिलता भी नहीं और पंच उसके चेहरे पर लग जाता है। विक्टर सुनता है कि सेठ कह रहा है कि उसे कुछ फील नहीं हो रहा और तब उसे समझ आता है कि सच में क्या हुआ। प्रोटोगनिस्ट ने विक्टर का पंच एक हाथ से पकड़ लिया था, कह कर कि उसका पंच काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर फिर वो अपना फिस्ट स्क्विच करता है और एक उंगली तोड़ देता है, जो कि उसे दर्द होता है। विक्टर सीरियस होकर उसे देख रहा होता है और सेठ पूछता है कि क्या वो अब भी कंटिन्यू करना चाहता है। तब विक्टर अपने दूसरे फिस्ट से पंच करने की तैयारी करता है, लेकिन उसके सारे पंचेस डॉज हो जाते हैं जब तक वो अपने आप को दीवार के अगेंस्ट ना ले जाता। फिर वो चार्ज करके प्रोटोगनिस्ट के चेहरे पर डायरेक्ट पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन सेठ बस उसका फिस्ट स्लैप करके नीचे गिरा देता है, जिससे विक्टर का आर्म गिर जाता है। ये देखकर विक्टर को शॉक होता है। फिर वो अटैक कंटिन्यू करने की कोशिश करता है और अपने दूसरे फिस्ट से मारने की तैयारी करता है, पर सेठ थक चुका होता है सिर्फ डिफेंसिव होने से और वो अटैक करना शुरू कर देता है। तब एक लड़का क्लासरूम में आता है और देखा हुआ देखकर हैरान हो जाता है। उस वक्त विक्टर ऑलमोस्ट सेठ को मारने वाला होता है जब वो उस पर पंच मारने जा रहा होता है, लेकिन विक्टर को उनके पीछे कोई नॉइज़ सुनाई देती है। वो डिसाइड करता है कि बेहतर है इसे बाद में छोड़ दें।
क्लासेस के दौरान सभी स्टूडेंट्स दोनों को क्यूरियस नज़रों से देख रहे होते हैं कि आज उसके बीच क्या हुआ था। दोनों पूरे क्लास के दौरान एक दूसरे से आंखों का सामना करने से बच रहे होते हैं। घंटे गुजर जाते हैं और वो दोनों अभी भी एक दूसरे से आंखों का सामना करने से बच रहे होते हैं। तब सोफी आती है और सेठ को लंच के लिए बुलाती है। उस वक्त सेठ एक्साइटेड होकर कहता है कि वो दोनों साथ में जा सकते हैं, जो सोफ़ी को कंफ्यूज कर देता है। विक्टर अपने सीट पर बैठकर शिकायत करता है कि बहुत जल्दी ये सब पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा, पर फिर वो अपना सर नीचे कर के टेबल पर सो जाता है। जब दोनों वापस आते हैं तो वो देखता है कि विक्टर सो रहा है और सीट भी सोने के लिए लेटा है, जबकि सोफ़ी अपने डेस्क पर जाकर बैठती है। एंड ऑफ द डे विक्टर टेबल से उठकर सेठ को बुलाता है और कहता है उसे फॉलो करने के लिए। जैसे ही वो स्कूल से बाहर निकलते हैं वो कंटिन्यू करता है बोलने की फॉलो कर। सेठ कुछ पूछने की कोशिश करता है, तभी विक्टर उसे इंटरप्ट कर देता है। फिर वो पूछता है कि वो पहुंच गए हैं और विक्टर घूमकर सिर्फ उसे देखकर ब्लैक कार में बैठते हुए देखता है। सेठ कहता है उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और उसे कार में बैठने को कहता है। कार में बैठने के बाद ड्राइवर अनकंफर्टेबल होते हुए पूछता है कि उन्हें कहाँ जाना है। ड्राइवर अपना सिगरेट जलाता है और विक्टर के बॉक्सिंग जिम के सामने रुकने के लिए कहता है। फिर वो घर जाने की बात करता है। तभी ब्लैक कार वापस आती है और जो आदमी सुबह आए थे वो फिर से आर्म्ड होते हैं। वो जिम की तरफ जाते हैं जबकि ड्राइवर बस अपना सिगरेट पीता है। जिम के अंदर विक्टर सेठ को रिंग के पास बुलाता है। सेठ साइड में देखकर एक फ़ोटो दिखता है जिसमें एक फाइटर और एक बच्चा है, लेकिन विक्टर इम्पिटिएंट होकर कहता है जल्दी करो, क्योंकि सेठ ने बोला था कि वो बिजी है। जब सेठ रिंग में एंटर करता है विक्टर एक्सेप्ट करता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड था जब से वो ट्रांसफ़र होकर आया है। प्रोटोगनिस्ट फिर भी अपने अपोनेंट को टीज करता है, पूछता है कि वो कैसे देख पाया उसे जब वो सो रहा था। ये बात विक्टर को इरिटेट कर देती है और सेठ कहता है बस ग्लव्स दे दे। विक्टर एक्सप्लेन करता है कि इस बार वो बिना ग्लव्स के लड़ने वाला है क्योंकि ये उसका स्पोर्ट है। दोनों एक दूसरे को सीरियसली देखते हैं और सेठ अपनी टाई को खींचकर अपना शर्ट उतारता है। इस मोमेंट में विक्टर सेठ के शरीर पर स्केयर्स देकर इम्प्रेस होता है। वो फिर सेठ को प्रोवोक करता है और पूछता है कि क्या वो डर गया है, जो उससे और ज़्यादा इरिटेट कर देता है। फाइट शुरू होती है। विक्टर अपनी स्पीड के साथ सेठ पर चार्ज करता है। जब वो सेठ के चेहरे पर पंच मारने की सोचता है तभी वो बाहर से उसके लिए चीख कर बोलता है। उसका कोच पेंटिंग करते हुए डोर पर आता है और दोनों की फाइट को रोक देता है। वो पूछता है कि बाहर कौन लोग हैं, जो दोनों को क्यूरियस बना देता है। जब सेठ बाहर जाता है वो अपने ड्राइवर को देखता है जो वैंडल्स को कंट्रोल कर रहा होता है, जो जायंट को इन्वेड करने चाह रहे थे। वो पूछता है कि क्या हुआ और ड्राइवर एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी। सेठ पूछता है कि वो कौन थे और उन्होंने ऐसे क्यों किया, और ड्राइवर कहता है कि उसे पता नहीं। और सेठ डिसाइड करता है कि उनमें से एक को लेकर पूछने के लिए सनशाइन बिल्डिंग में वापस आते हुए उन्हें पता चलता है कि जिम के अनपेड डेब्ट्स में, और इसलिए वो अकाउंट सेटल करने आए थे। उसने पूछा अगर आइडिया जिम बिल्डिंग को ज़बरदस्ती कब्जा करना था, पर आदमी ने कहा कि उनका प्लान था कोच का जिम खरीदना। स्टेफ ने अपने अंकल से पूछा अगर उन्हें ये करना चाहिए और उन्होंने पूछा कि प्रोटोगनिस्ट को क्या करना चाहिए। स्कूल में वापस टीचर ने कहा कि विक्टर नहीं आया और पूछा कि क्या किसी को पता है वो कहाँ है। सब लोग ये सस्पेक्ट करते हैं कि सेठ ने उसे कुछ किया होगा कल, और सोफ़ी घूम गई। फिर टीचर बस उसकी गायबियत को इग्नोर करता है और क्लास शुरू करने का फैसला करता है।
घंटे गुजर जाते हैं और विक्टर अभी तक नहीं आता। अचानक वो रूम में आता है और टेबल के पास जाके सेठ से बात करता है। बाहर दोनों रूम से निकलते हैं और सोफी और ज़्यादा परेशान हो जाती है। स्कूल बिल्डिंग के साइड पे विक्टर सेठ के सामने एक इन्वेलप पकड़े खड़ा है। वो उसे दिखाता है और पूछता है कि वो इन्वेलप क्या था, ये समझाते हुए कि उसने कल उसे रिसीव किया था। विक्टर कमेंट करता है कि उसकी और उसके फादर की कर्ज इंटरेस्ट के साथ चुकता कर दिया गया और सेठ पूछता है कि इसका क्या मतलब है। ये उसे इरिटेट करता है और वो पूछता है कि क्या ये सेठ का काम था, पर सेठ पूछता है इसमें क्या प्रॉब्लम है। उस जवाब के साथ विक्टर सेठ को कहता है कि वो उसके फैमिली के इश्यूज में ना पड़े, पर प्रोटोगनिस्ट पूछता है कि क्या ये उसकी इज्जत का रक्षण करने का तरीका है। उसका ये सेंटेंस विक्टर को और ज़्यादा इरिटेट करता है, पर सेठ उसे कहता है कि अगर मदद नहीं चाहिए तो पैसा वापस कर दे। विक्टर एक्सप्लेन करता है कि कलेक्टर्स गायब हो गए हैं और पूछता है कि उसने उन कलेक्टर्स के साथ क्या किया। सेठ अपने आप को छुपा लेता है और विक्टर को कहता है कि वो सिर्फ अपने बॉक्सिंग पे ध्यान दे। वो विक्टर को याद दिलाता है कि उसने अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि वो वर्ल्ड चैम्पियन बनेगा। फिर विक्टर पीछे हटा है जब उसे पता चलता है कि सेठ को इस बारे में पता था और सेठ वार्न करता है कि वो कभी भी उसे फाइट के लिए बुला सकता है। जब सेठ जाता है विक्टर बस उसे जाते हुए देख सकता है, जो फिर से उसे परेशान कर देता है। क्लासरूम में वापस सोफी दरवाजे को देखकर अपने प्यारे का इंतजार करती है, लेकिन जब वो आता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा था। वो एक एक्सक्यूज देने की कोशिश करती है, कहकर कि सोच रही थी कि वो फिर से लड़ाई करने गया होगा। सेठ उसे टीज करता है, पूछता है कि क्या वो उसके बारे में चिंता कर रही थी।